नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज, जिसमें हम यूपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और न सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, इससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में हमारे सामने ऐसे क्वेश्चंस आएँ तो हम उनको बहुत ही इफिशिएंटली और डिलीजेंटली अटेम्प्ट कर पाएँ। दोस्तों, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम जिस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख भी गया होगा, आपने पढ़ना भी शुरू कर दिया होगा, मगर ये क्वेश्चन आई विल पुट इट ऑन अ वेरी टफर नोट। हाँ, ये हो सकता है कि ये पर्टिकुलरली मुझे टफ लगा, आपको इजी लगे, मगर देन टू फ्रॉम माय साइड इट विल बी ऑन अ वेरी टफ साइड। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये जो क्वेश्चन हमसे स्पेसिफिकली पूछा गया है, हमको ये क्वेश्चन याद नहीं रहता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है, और फिर इसको देखते हैं कि अगर नहीं भी आता था तो किस तरीके से सॉल्व, तो क्योंकि करना है तो कैसे हम कर सकते थे। लेट्स सी हाउ इट रीड एज द जुडिशियल सिस्टम्स इन इंडिया and UK seem to be converging as well as diverging in the recent times. Highlight the key points of convergence and divergence between the two nations in terms of their judicial practices. यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया तो इस क्वेश्चन के आपको कुछ की पॉइंट नज़र आए होंगे जब मैं इसको मार्कआउट कर रहा था। और वो क्या की पॉइंट थे? सबसे पहला तो यहाँ पे दो नेशन के बारे में बात की जा रही है। वो दो नेशन कौन है? एक इंडिया है, एग्जैक्टली क्लियर। इसके बाद में यहाँ पे हमसे दो चीज़ों पे राय मांगी जा रही है। एक तो ये बताओ कि कन्वर्जेंस कहाँ पे है, मतलब एक जैसा कैसा है हम लोग बिहेव कर रहे हैं, और दूसरा डाइवर्जेंस कि अलग अलग कैसे बिहेव कर रहे हैं। और ये जो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस इंडिया और यूके के रिस्पेक्ट में पूछा है, ये स्पेसिफिकली हमसे पूछा गया है जुडिशियल प्रैक्टिसेस को लेके। मतलब कि आप यहाँ पे बाकी के जो हमारे दो विंग्स होते हैं, डेट इज लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, उनके बारे में नहीं बताओगे। बात समझ में आई आपको? तो ये 3 पॉइंट्स हमें नोट डाउन करने चाहिए थे। चलिए, अब दोस्तों जैसे ही इंडिया और यूके का नाम सामने आता है, सबसे पहला जो दिमाग में पॉइंट हिट करता है वो ये है कि वी हैव अ written constitution and they have unwritten constitution, right? I want to say their constitution is not written. मगर यहाँ पे एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि सेपरेशन ऑफ पावर दोनों फॉलो करते हैं। इंडिया भी सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो करता है और यूके भी। इसका मतलब क्या है कि तीनों जो विंग है, डेट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनकी पावर्स डिफाइंड है। चलिए, अच्छी बात है। अब आपको एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी कि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस मैं समझाते समझाते आपको बताता हुआ चलूंगा दोनों के ही पॉइंट्स। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को समझते जाइए। जैसे मैंने यहाँ पे अभी क्या बता दिया, एसओपी यहाँ भी फॉलो होती है, आई मीन टू से सेपरेशन ऑफ पावर, और यहाँ भी ये मैंने आपको कन्वर्जेंस बता दिया, ठीक है। मगर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा डाइवर्जेंस के पॉइंट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये बहुत ज़्यादा है? ये इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अगर हम स्पेसिफिकली जुडिशरी की बात करें ना दोस्तों, तो जुडिशियल प्रैक्टिसेस जो हमने अडॉप्ट की हैं वो यूएस से की हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हमें यहाँ पे देखना हो कि लेजिस्लेचर सुप्रीम है या जुडिशरी सुप्रीम है, तो हम ये देखेंगे कि हमने दोनों जुडिशरी और लेजिस्लेचर को समान पावर दी हुई है, मतलब हमने इक्वल फुटिंग पे माना है। मगर यूएस और यूके में ऐसा नहीं होता है। अगर मैं यूके की बात करूं स्पेसिफिकली, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि पार्लियामेंट का अपर हैंड है जुडिशरी से। वहीं अगर मैं यूएस की स्पेसिफिकली बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा कि जुडिशरी का अपर हैंड है पार्लियामेंट से। तो यहां पे हमारा, क्योंकि कुछ प्रैक्टिसेस हमने यूएस से ली हैं, कुछ प्रैक्टिसेस हमने लेजिस्लेचर की, और क्योंकि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, आपको ये समझ में आना चाहिए, वो तो हमने यूके से ही लिया है ना दोस्त। क्लियर हो रही बात? तो पार्लियामेंट्री गवर्नेंस हमने कहां से ले लिया? यूके से। और वहीं हमने जुडिशियल पावर जो दी है वो कहां से ले ली? वो हमने यूएस से ले ली। तो हमने तो दोनों को स्ट्रांग बनाने की कोशिश की है, ठीक है। मगर फिर भी अगर आपसे जुडिशियल प्रैक्टिसेस के बारे में पूछा गया है, तो आपको अब ये तो समझ में आ गया होगा इतनी देर बाद कि हमारी जो जुडिशियल प्रैक्टिसेस है वो ज़्यादा किसके पास में होंगी, यूएस के कि यूके के? यूएस के। तो इस कारण से अगर आप देखोगे तो हमारी जो जुडिशियल प्रैक्टिसेस हैं वो लगभग यूएस जैसी हैं। यूके से हमारे यहाँ पे डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा है। इस कारण से अब मैं आपको डाइवर्जेंस बताऊंगा। चलिए,
सबसे पहले डाइवर्जेंस की अगर हम बात करें, जो आर्टिकल 13 बोलता है, क्या बोलता है? जुडिशियल रिव्यू के बारे में। हमने देखा है ना कि एनी लॉ विच इन्फ्रिंजेस द फंडामेंटल राइट्स शैल बी कॉल्ड नल एंड वॉइड बाय द जुडिशरी। बेसिकली अगर कोई भी ऐसा आप कानून पास करते हो जो फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रहा है, तो जुडिशरी उस पर एक बार उसको देखेगी और उसको नल एंड वॉइड प्रूव कर देगी या अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता देगी, है ना। ये कहाँ पे आपने न्यूज़ सुनी अभी करेंटली, जब आप लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में सुन रहे हो। हम लोग यही सुन रहे हैं ना कि जुडिशरी या फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई नहीं कर रही है, अगर कर देगी तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता देगी, ऐसा बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। कई लोग बोल रहे हैं नहीं करेगी। तो यहाँ पे ये होती है जुडिशियल रिव्यू की पावर। तो हमने क्या देखा, इंडिया में ये जुडिशियल रिव्यू की पावर हमारे पास है, और अगर यूके की बात करें तो उनके पास ये पावर नहीं है, ठीक है। इसके बाद जैसा मैं बता रहा था, इंडिया में स्पेसिफिकली जो हमारा लेजिस्लेचर है, ठीक है, या आप कह लो इसको पार्लियामेंट, वो किसके बराबर है? वो जुडिशरी के बराबर है। मगर वहीं अगर मैं यूएस की बात करूं तो वहां का जो लेजिस्लेचर है उसके पास अपर हैंड आ जाता है जुडिशरी से, ठीक है। तो यहां पे मैंने गलती से यहां लिख दिया L=J, यहां पे आना चाहिए, ठीक है। तो लेजिस्लेचर और जुडिशरी में जो रिलेशनशिप है इंडिया और यूके में, वो किस तरीके से डिफरेंस है वो आपने यहाँ पे देखा। ऑफ कोर्स रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको पता ही है। साथ ही साथ हम अगर बात करें स्पेशल लीव पेटिशन की, स्पेशल लीव पेटिशन क्या होती है? मतलब कि किसी भी इशू को सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला के उसकी सुनवाई कर सकता है। तो अगर हम देखें भारत के केस में तो स्पेशल लीव पेटिशन हमारे यहाँ हो सकती है, यूके में नहीं हो सकती। क्लियर। इसके बाद हाँ, ये मैं बता दूं, स्पेशल लीव पेटिशन जो है वो हमारे यहाँ पे मार्शल लॉ में नहीं होती है। क्लियर, मार्शल लॉ में नहीं होती। क्यों नहीं होती है ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। रिगार्डिंग प्रेसिडेंट क्या आप बोलना चाहते हो, मैं देखता हूँ आपको आता है या नहीं आता है। इसके बाद अगर हम बात करें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में ये थर्ड पार्टी के द्वारा भी फाइल की जा सकती है, PIL, यूके में नहीं की जा सकती। इसके बाद अगर हम लोग बात करें प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में, अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब तो पता होगा कि अगर हमें लगता है कि कोई व्यक्ति कोई न्यूसेंस फैलाने वाला है तो हम उसको पहले ही अरेस्ट कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे अब ये तो खैर क्या बोलने वाली बात है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन हमारे यहाँ पे ह्यूमन राइट्स तो हम क्या ही मानते हैं, ठीक है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन हमारे यहाँ पे कर सकते हैं, यूके में नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे आपको पता ना ह्यूमन राइट्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। इसके बाद करंट सिचुएशन में, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, वापस से देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि हाईलाइट आपको करना है ऐसे पॉइंट जो आपको रिसेंट टाइम्स में देखने को मिले। तो रिसेंट टाइम में अगर आपको मैं जुडिशरी का कोई भी एक पॉइंट उठाने का बोलूं तो आप किसको उठाओगे? वो उठाओगे आप जुडिशियल अपॉइंटमेंट से। क्यों उठाओगे? वो आप इसलिए उठाओगे क्योंकि हमने कोशिश करी थी क्या लाने की, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। और आपको पता होना चाहिए कि ऐसी ही प्रैक्टिस यूके में की जाती है। यूके में जो जजेस अपॉइंट होते हैं वो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के थ्रू होते हैं। तो वैसे ही हम लोग अपने देश में एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाने जा रहे थे, मगर जुडिशरी ने बोला नहीं, हम भगवान हैं, हम ही भगवान बने रहेंगे, हम जैसे अपॉइंट करते हैं आज तक जजेस को वैसे ही जजेस अपॉइंट होते रहेंगे। तो आज की तारीख में हमारे यहाँ पे जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं? कॉलेजियम सिस्टम से। कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है? एक जज ही दूसरे जज को अपॉइंट कर देता है। इसलिए भाई भतीजावाद चल रहा है। जो यहाँ का हाई कोर्ट जज होगा MP का, वो अपने भाई भतीजे को छत्तीसगढ़ में लॉयर या जज बनवा देगा। समझ आ रही है आपको बात? तो हम लोग इससे चेंज नहीं हो रहे। तो यहाँ पे आप इसको दोनों जगह यूज कर सकते थे। कैसे? इसको आप कन्वर्जेंस में भी यूज कर सकते हो और डाइवर्जेंस में भी यूज कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे आप सबसे पहले लिखो जुडिशियल अपॉइंटमेंट, ठीक है। उसके बाद में लिखो कि डाइवर्जेंस किस तरीके से है, हमारे यहाँ पे कैसे अपॉइंट होते हैं। हमारे यहाँ पर अपॉइंट करता है कॉलेजियम, वहाँ पे कैसे होते हैं? जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये डाइवर्जेंस हो गया। इसके बाद में अगर हम बात करें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है इसके बारे में मैं अलग से एक लेक्चर बना चुका हूँ। क्या करना है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बुद्धि एकेडमी टाइप करना है यूट्यूब पे, आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको जाके ज़रूर देखना। मैंने कुणाल कामरा का भी केस बताया हुआ है और शक्तिकांता दास शांति कुमार भूषण जी जो हैं उनका भी केस बताया हुआ है, ठीक है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बुद्धि एकेडमी डाल दो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिविल क्रिमिनल दोनों कंटेम्प्ट मैंने समझाए हुए हैं। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो हमारे यहाँ पे है, यूके में नहीं है। इसी के बाद अगर और कुछ हम लोग देखें, जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड
जुडिशरी के बारे में। क्या होती है यूनिफाइड इंटीग्रेटेड जुडिशरी? मतलब कि पहले हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, फिर हमारे यहाँ पे स्टेट में हाई कोर्ट होती है, और उसके बाद में हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट फाइनल अथॉरिटी होती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या इंटीग्रेटेड जुडिशरी है? बिल्कुल है। तो इंडिया में है और यूके में नहीं है। यूके में क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ पे हर रीजन की अपनी अपनी कोर्ट है। ठीक है, इसके बाद में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मैं इसको यहां पे लिखता हूं, क्या है वो? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वर्सेस प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब आपको यहां पे दोस्तों पता होना चाहिए कि भारत में ये दोनों ही फॉलो होते हैं, मगर यूके में ऐसा नहीं होता है। यूके में सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है। बात को ध्यान से सुनना, यूके में सिर्फ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, मगर इंडिया में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ दोनों है। अब ये जो किस्सा है ना, ये निकलता है आर्टिकल 21 से। मैं आपको पूरा किस्सा सुनाता हूं। एम लक्ष्मीकांत में एज इट इज दिया हुआ है, चाहो तो जाके पढ़ लेना, फंडामेंटल राइट्स में मिल जाएगा आर्टिकल 21 में। क्या हुआ? आर्टिकल 21 क्या बताता है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब कि कानूनी तरीके से आपको कैपिटल पनिशमेंट देके फांसी पे लटकाया जा सकता है, ये हमारा संविधान बोलता है। अब क्या होता है कि हमारे यहाँ पे एक केस होता है 1950 में, जिसको कहा गया के गोपालन केस। कब हुआ? 1950 में। एज इट इज एम लक्ष्मीकांत पढ़ के सुना रहा हूं मैं, मेरे सामने खुली हुई है, आप भी खोल के चाहो तो देख लो। ये देखो क्या लिखा हुआ है गोपालन केस में कि सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन अ नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21। ये ए गोपालन केस में क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो आर्टिकल 21 के तहत प्रोटेक्शन मिली हुई है, इट इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड नॉट फ्रॉम आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन। मतलब कि अगर पार्लियामेंट हमारी कोई भी ऐसा कानून बना दे जिससे आपको फांसी हो पाए, तो उसके अगेंस्ट आपको ये आर्टिकल 21 नहीं बचाएगा। इसका मतलब क्या है फिर? ये कि आपकी लाइफ स्टेट जब चाहे छीन सकती है, आपकी पर्सनल लिबर्टी किसी व्यक्ति की बेस्ड ऑन लॉ कभी भी छीन सकती है। तो ये एक्सप्रेशन इसलिए था क्योंकि उस टाइम तक हम प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो करते थे, मगर उसके बाद में हमारी चीजें बदली। हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी उठा लिया। समझ आई बात? तो मेन का केस यहाँ पे एक 1975 का 8 का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद से हम लोग इस दोनों को फॉलो कर रहे हैं। 1978 का मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मेन का केस है ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां पे क्या डाइवर्जेंस बता सकते थे कि हम लोग क्या करते हैं, दोनों ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्लस प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। और यहां पे सिर्फ क्या होता है यूके में, यहां बोथ, और यहां पे सिर्फ प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये एक डिफरेंस हो गया। अब इसके बाद दोस्तों आखिरी में हम देख लेते हैं थोड़ी सी सिमिलैरिटीज। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, अब मेरे को बहुत छोटे से में बताना है इसको। जैसे आप यहां पे लिख सकते थे कि आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे अभी बहुत रिसेंट में मैकेनिज्म ऑफ अल्टरनेटिव रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, हमारे यहाँ पे अल्टरनेटिव मैकेनिज्म निकालने की कोशिश की जा रही है। ये यूके में भी चलता है। ठीक है, जैसा मैंने बताया था हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एनजेसी पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। या आप बता सकते थे कि हम एनजेसी पे जा रहे हैं और वहाँ पे जेएसी ऑलरेडी है, तो ये एक सिमिलैरिटी हो गई। इसके बाद आप बता सकते थे कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये हाईएस्ट कोर्ट है, जैसे हमारे यहाँ पे है वैसे ही वहाँ की भी सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है यूके में, ये आप बता सकते थे। इसके बाद आप बता सकते थे कि जुडिशरी जो है, आपको पता है ना कि इंटरप्रीटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, इंटरप्रीटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारी जुडिशरी है। तो बिल्कुल उसी तरह इंटरप्रीटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यूके में कौन है, वो भी जुडिशरी है। और इस तरीके से आप लोग सिमिलैरिटीज लिख सकते थे। और हाँ, सेपरेशन ऑफ पावर भी लिख सकते थे, राइट। सेपरेशन ऑफ पावर को दोनों देश फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से ये आंसर पूरा कंप्लीट होता है। अगेन आई एम सेइंग दिस क्वेश्चन विल बी ऑन अ टफर नोट, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप बहुत अच्छे से जवाब दे पाओगे। जरूर बताना कमेंट बॉक्स में आपको लेक्चर कैसा लगा, और साथ ही ये बताना कि आपको पूरी लेक्चर सीरीज कैसी लग रही है। आप सारे वीडियोस इसके देख रहे हो, मैं ये उम्मीद करता हूं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। Stay tuned with me for the future lectures. Keep shining. Have a good day. Also, do mention and do share with your friends, right?